हेलो दोस्तों, माई सेल्फ राज यादव। मैं सामर्थ्य आईएएस एकेडमी, जो कि हमारे बहुत ही अनुभवी प्रिय मित्र हैं एस एल सिंह सर, इनके द्वारा इस इनिशिएटिव का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सर ने इस इनिशिएटिव को इसलिए स्टार्ट किया है ताकि वो बच्चे जो गांव में, छोटे शहरों में या ऐसे दूर दराज के इलाकों में रहते हैं जहां तक शिक्षा आसानी से नहीं पहुंच पाती, साथ ही वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात पर जोर दिया है कि डिजिटल इंडिया के माध्यम से हम पूरे भारत को जोड़ने की कोशिश करेंगे। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि ऐसे शिक्षक आज हमारे पास हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करना चाहते हैं हर व्यक्ति को अपने सपने साकार करने में योगदान करने के लिए। क्योंकि चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सपने तो सब देखते हैं और हर सपना साकार होना चाहिए। परंतु प्रॉब्लम यहाँ पर आती है दोस्तों कि जब हम अमीरों की बात करते हैं तो वो अपने सपने पैसों से साकार कर लेते हैं, और जब गरीब की बात आती है तो उसको पैसा अपने सपने साकार करने के लिए सिर्फ एक प्लेटफॉर्म होता है, वो होता है सरकारी नौकरी। क्योंकि उसके पास इतनी पूंजी नहीं होती कि वो अपने सपनों को साकार करने के लिए उस पैसे का उपयोग करे। और इसीलिए ये जो प्लेटफॉर्म एस एल सिंह सर के द्वारा चलाया गया है, ये बहुत ही सराहनीय कदम है, स्पेशली उनके लिए जो घर रहकर भी अपने सपने साकार कर सकते हैं। मैं इस प्लेटफॉर्म पर इंडियन इकोनॉमी वाला पोर्शन कवर करूंगा। अब थोड़ा सा अपने बारे में भी मैं बात कर लूं तो दोस्तों, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का असिस्टेंट प्रोफेसर रहा हूं, उसके पैनल में रहा हूं। मैंने यूपीएससी का इंटरव्यू भी फेस किया, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। कहते हैं ना कि हर आदमी के सपने अगर साकार हो जाएं तो लोग सपने ही देखना शुरू कर देंगे, काम करना बंद कर देंगे। तो काम करना भी बहुत जरूरी है। हो सकता है शायद मुझ में कुछ कमी रही हो, बट मैं उस कमियों को निकाला, और ये कमियां मैं आपको बताऊंगा कि इस कमियों को दूर करेंगे तो किस प्रकार से आप अपने सपने साकार कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों कि क्या अर्थशास्त्र को पढ़ना चाहिए और क्यों पढ़ना चाहिए, इसका क्या रोल है यूपीएससी में, इसका क्या रोल है यूपीपीसीएस में, इसका क्या रोल है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में, इसका क्या रोल है एमपीपीएससी में। हर बच्चा ये परेशान होता है कि सर ये बहुत कठिन विषय है। ऐसा नहीं है, कोई विषय कठिन नहीं होता। और आप लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि अर्थशास्त्र एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे घर में दैनिक आधार पर हमें देखने को मिलता है। हमारे देश की रीढ़, हमारे घर की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, देश की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, राज्य की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। आप सोचिए कि आप अधिकारी बनकर क्या करना चाहेंगे, बिल्कुल वही अर्थशास्त्र, यानी कि पैसा कमाना चाहेंगे और अपने घर को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश करेंगे। तो इसी कदम को आगे बढ़ाते हैं। मैं जो इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट करूंगा आपको, उसके मैं एक कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको डिस्कस करता हूं कि ऐसा क्या है इस सब्जेक्ट के अंदर और हमारा कितना बड़ा पोर्शन ये कवर करेगा। चलो देखते हैं एक बार। अगर हम यूपीएससी की बात करते हैं दोस्तों, तो यूपीएससी के जो प्रीलिम्स की हम बात करते हैं सबसे पहले, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया होता है। क्योंकि कहते हैं ना कि किसी भी घर बनाने की सबसे पहले शुरुआत होती है उसका फाउंडेशन। तो यूपीएससी की शुरुआत जो होती है उसके फाउंडेशन यानी कि प्रीलिम्स से शुरू होती है। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स को देखते हैं, हम पिछले 3-4 सालों के पेपर को, तो कम से कम 15 से लेकर 20 प्रश्न तक इसमें आते हैं, जो कि इंडियन इकोनॉमी प्लस करंट के साथ आते हैं। और सोचिए कि अगर 15 प्रश्न आते हैं 100 में से और आपके 10 भी सही होते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई होगा। और इसके लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। फिर मैं वही बात दोहराना चाहूंगा कि अगर आपने अपने घर का फाउंडेशन अच्छा बनाया है तो आपका घर सदियों तक चलेगा। यानी कि बेसिक हमें बहुत जरूरी होता है तैयार करना। दूसरा, आगे बढ़ते हैं कि क्या प्री क्वालिफाई करने के बाद हमें रुक जाना चाहिए? नहीं, ये सपने की शुरुआत है, अभी पढ़ाओ तो और भी बाकी है। जैसे प्री क्वालिफाई करने के बाद जब आप मेंस लिखते हैं, यहां पर इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आ जाता है। पेपर 1 हो, इंटरनेशनल रिलेशन हो, चाहे अंतरराष्ट्रीय संस्था हो, लगभग 60% क्वेश्चंस यहां से आते हैं इकोनॉमिक्स से। ये मैं कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा हूं,
ये पिछले 2-3 सालों का सर्वे किया गया, जो मैंने किया है उसका रिपोर्ट मैंने अपने आप से बनाया और देखा, एनालाइज किया कि ज्योग्राफी में भी इसका पोर्शन आता है, इकोनॉमिक्स तो आता ही आता है, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में भी इसका रोल आता है जब हम अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थाओं के बारे में बात करते हैं। यही नहीं, हर साल बजट नया आता है और जैसे ही बजट आता है कुछ संस्थाएं आ जाती हैं और कुछ ऐसे स्कीम्स आ जाती है जिनके बारे में लगातार प्रश्न पूछता है। तो सोचिए कि अगर इतना बड़ा पोर्शन हम एक सब्जेक्ट से कवर कर सकते हैं तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपका सपना साकार होने में बस चंद समय लगेंगे? और बिल्कुल, क्या चाहिए होती है? दृढ़ता। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि सर 8 घंटा पढ़ना क्या जरूरी है? दोस्तों, अगर जिस दिन आप बीमार पड़ते हैं ना और डॉक्टर कह दे आप चिकन नहीं खाते और डॉक्टर कह दे कि आपको चिकन खाना है, तो आप ढूंढ कर खाते हैं। तो बिल्कुल इस बात को ध्यान रखें कि अगर आपको अपने सपने साकार करने हैं तो घंटे मत गिनिए, 4 घंटे भी पर्याप्त होंगे यदि वो 100% है, 12 घंटे भी व्यर्थ होंगे यदि वो 10% है। पन्ने पलटने से सपने साकार होते। तो हर बच्चा, छोटा बच्चा, आप किताब दे दो आधे घंटे में पन्ना पलट देगा, लेकिन वो बच्चा आईएएस नहीं बन पाएगा ना। अब बात करते हैं कि इसके आगे क्या रोल खत्म हो जाते? नहीं, इसके आगे इसका सबसे अहम रोल शुरू होता है जब आप किसी भी संस्था का इंटरव्यू देने जाते हैं। इंटरव्यू में आप अगर इतिहास के स्टूडेंट हैं तो आपसे इतिहास से प्रश्न पूछा जाएगा, ये तो कंफर्म है। परंतु ऐसा नहीं है कि अर्थशास्त्र से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो वहां से पूछा जाएगा, लेकिन यहां से जरूर पूछा जाएगा। यानी कि आप कुछ भी पढ़ लें, अर्थशास्त्र को छोड़कर इंटरव्यू क्वालिफाई करना तो एकदम नामुमकिन सी बात होती है। हर बार यहां से प्रश्न पूछा जाता है। लगभग मैं मान के चलता हूं कि 10% आपके अपने बारे में पूछा जाता है, जबकि इंटरव्यू की शुरुआत यही होती है। उसके बाद अगर आपका जो ऑप्शनल रहा है वहां से प्रश्न उठता है, और फिर वो जब करंट की बात करते हैं तो वहां पर अर्थव्यवस्था आ जाता है। इन सारे चीजों की पूरी तैयारी यहां आपको इस प्लेटफॉर्म पर सामर्थ्य आईएएस एकेडमी पर कराई जाएगी। इसके लिए जो भी मटेरियल चाहिए होगा वो हम डिसाइड कर लेंगे कि आपको किस प्रकार से प्रोवाइड किए जाए। हो सकता है कुछ ऐसे मटेरियल हो जो आपको पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड कराया जाए। हो सकता है कि हम, अगर आप दूर दराज में रहते हैं जहां नेटवर्क का ज्यादा इश्यू होता हो, तो हम आपको हार्ड कॉपी उसको पोस्ट के द्वारा भेज देंगे। राइट। अब दोस्तों, यही था सब कुछ यहाँ पर। अब मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इसमें जुड़े, और हाँ, आप अपने सजेशंस भी देते रहें, जिससे कि आप अपने अपने सपनों को कैसे साकार करें, साथ ही साथ हम आपके साथ मिलकर और बेहतर भारत कैसे बनाए। धन्यवाद दोस्तों, मैं राज यादव आपसे विदा लेना चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म से। अब अगला जो इंट्रोडक्शन होगा वो हमारे जो टीचर हैं, वो इतिहास के टीचर हैं। धन्यवाद। आज मैं जो कॉन्सेप्ट आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं उसका नाम है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है, इसके अंदर ज्यादा डीप जाने से पहले हम इसको 2 टुकड़ों में बांट के बात करते हैं। मार्जिनल का मतलब होता है एक्स्ट्रा यूनिट, और कॉस्ट का मतलब होता है इनकर्ड अमाउंट, इनकर्ड in the production of a commodity, in the production of a commodity। अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो मार्जिनल कॉस्ट का डेफिनेशन निकल के आता है अमाउंट इनकर्ड in the production of one additional unit। इसका मतलब है कि एक एक्स्ट्रा यूनिट को बनाने के लिए जो हमने एक्स्ट्रा खर्चा किया है उसको मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट कितना आसान है समझना। तो बच्चों, मान लीजिए कि यूनिट है, हमने 500 यूनिट बनाया। क्या बनाया? 500 यूनिट पेन बनाया। तो इसका टोटल खर्चा हमारा आ गया, कॉस्ट आ गया 1000 रुपीज। तो 500 पेन का कॉस्ट कितना है बच्चों? 1000 रुपया।
अब हमने कितना पेन बनाया? 501, एक एक्स्ट्रा बनाया, 1 एडिशनल यूनिट बनाया, इस पर हमारा खर्चा आ गया 1200 रुपया, सपोज मान लेते हैं। तो हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट होगा, इस एक एक्स्ट्रा के लिए हमने कितना खर्चा किया? 200 रुपया। तो 501वीं यूनिट का मार्जिनल कॉस्ट क्या हो गया बच्चों? 200 रुपया। एक बात ध्यान रखें, आप इसको कंफ्यूज कर सकते हैं एवरेज कॉस्ट के साथ। तो एवरेज कॉस्ट क्या होता है, मैं यहां अलग से लिख देता हूं। एवरेज कॉस्ट को हम क्या कहते हैं? हिंदी में इसको कहते हैं औसत लागत। एवरेज कॉस्ट का मतलब होता है कि टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि टोटल आउटपुट ये है और टोटल कॉस्ट ये है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ जो आएगा वो एवरेज कॉस्ट आएगा। सेम केस यहाँ पर है, जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा वो एवरेज कॉस्ट आएगा। इसका मतलब है एवरेज कॉस्ट में पर यूनिट की बात करते हैं, पर यूनिट मतलब हर एक यूनिट का। लेकिन जब हम मार्जिनल कॉस्ट की बात करेंगे तो उस एक्स्ट्रा यूनिट की बात करेंगे जो एक्स्ट्रा एक बनाया गया उसका। अब मैं आपको थोड़ा आसान कर देता हूं। जैसे मैं अगर कहूं ये कितनी उंगली है, तो एक उंगली है। जब मैं आपसे पूछूं ये कितनी उंगली है, तो ये भी एक ही उंगली है। जब मैं आपसे पूछूं ये कितनी उंगली है, तो ये एक ही उंगली है। लेकिन अब अगर हमने तीनों को जोड़ दिया तो 3 हो गई। अब देखिए ये 4 हो गई। लेकिन मार्जिनल कॉस्ट में हम इसको 4 नहीं कहेंगे, चौथी कहेंगे, तीसरी कहेंगे, दूसरी कहेंगे, पहली कहेंगे। जब मैं कहूं चौथी, तो चौथी का मतलब सिर्फ इसी की बात कर रहे हैं ना। वैसे ही ये 501वीं यूनिट है, तो एक एक्स्ट्रा यूनिट पर जो खर्चा किया जाता है उसको हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। एकदम आसान है। अब बात आ गई कि सर एग्जाम में हम इसे कैसे याद रखें। तो बच्चों कोई भी सेंटेंस आ जाए, उस सेंटेंस में ये जरूर होगा, अगर वो मार्जिनल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है तो ये जरूर होगा। इसलिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप क्वेश्चन पढ़ते जाइए। अगर 1 एडिशनल यूनिट कहीं दिख गया तो उसका सीधा आंसर होगा मार्जिनल कॉस्ट। तो बच्चों ये था मार्जिनल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे और भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। जो भी चीजें वो आपके सामने आसानी से इसी तरीके से मैं लेकर आऊंगा। But again, I will remind you that you do subscribe my channel so as to get easy access to all the free videos on each and every topics of economics. Thank you very much. Good luck. Hello guys, welcome to this session of economics. अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब करें so that आपके पास जो भी चीजें वो बड़ी आसानी से और इजी मेथड में पहुंच सके। आज मैं जो कॉन्सेप्ट आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं उसका नाम है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है, इसके अंदर ज्यादा डीप जाने से पहले हम इसको 2 टुकड़ों में बांट के बात करते हैं। मार्जिनल का मतलब होता है एक्स्ट्रा यूनिट और कॉस्ट का मतलब होता है इनकर्ड अमाउंट, इनकर्ड in the production of a commodity, in the production of a commodity। अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो मार्जिनल कॉस्ट का डेफिनेशन निकल के आता है अमाउंट इनकर्ड in the production of 1 additional unit। इसका मतलब है कि एक एक्स्ट्रा यूनिट को बनाने के लिए जो हमने एक्स्ट्रा खर्चा किया है उसको मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट कितना आसान है समझना। तो बच्चों मान लीजिए कि यूनिट है, हमने 500 यूनिट बनाया। क्या बनाया? 500 यूनिट पेन बनाया। तो इसका टोटल खर्चा हमारा आ गया, कॉस्ट आ गया 1000 रुपीज। तो 500 पेन का कॉस्ट कितना है बच्चों? 1000 रुपया। अब हमने कितना पेन बनाया? 501, एक एक्स्ट्रा बनाया, 1 एडिशनल यूनिट बनाया, इस पर हमारा खर्चा आ गया 1200 रुपया, सपोज मान लेते हैं। तो हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट होगा, इस एक एक्स्ट्रा के लिए हमने कितना खर्चा किया? 200 रुपया। तो 501वीं यूनिट का मार्जिनल कॉस्ट क्या हो गया बच्चों? 200 रुपया। एक बात ध्यान रखें, आप इसको कंफ्यूज कर सकते हैं एवरेज कॉस्ट के साथ। तो एवरेज कॉस्ट क्या होता है, मैं यहां अलग से लिख देता हूं। एवरेज कॉस्ट को हम क्या कहते हैं? हिंदी में इसको कहते हैं औसत लागत। एवरेज कॉस्ट का मतलब होता है कि टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय
टोटल आउटपुट। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि टोटल आउटपुट ये है और टोटल कॉस्ट ये है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ जो आएगा वो एवरेज कॉस्ट आएगा। सेम केस यहाँ पर है, जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा वो एवरेज कॉस्ट आएगा। इसका मतलब है एवरेज कॉस्ट में पर यूनिट की बात करते हैं, पर यूनिट मतलब हर एक यूनिट का। लेकिन जब हम मार्जिनल कॉस्ट की बात करेंगे तो उस एक्स्ट्रा यूनिट की बात करेंगे जो एक्स्ट्रा एक बनाया गया उसका। अब मैं आपको थोड़ा आसान कर देता हूं, जैसे मैं अगर कहूं ये कितनी उंगली है तो एक उंगली है, जब मैं आपसे पूछूं ये कितनी उंगली है तो ये भी एक ही उंगली है, जब मैं आपसे पूछूं ये कितनी उंगली है तो ये एक ही उंगली है। लेकिन अब अगर हमने तीनों को जोड़ दिया तो 3 हो गई। अब देखिए ये 4 हो गई, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट में हम इसको 4 नहीं कहेंगे, चौथी कहेंगे, तीसरी कहेंगे, दूसरी कहेंगे, पहली कहेंगे। जब मैं कहूं चौथी तो चौथी का मतलब सिर्फ इसी की बात कर रहे हैं ना। वैसे ही ये 501वीं यूनिट है, तो एक एक्स्ट्रा यूनिट पर जो खर्चा किया जाता है उसको हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। एकदम आसान है। अब बात आ गई कि सर एग्जाम में हम इसे कैसे याद रखें, तो बच्चों कोई भी सेंटेंस आ जाए उस सेंटेंस में ये जरूर होगा, अगर वो मार्जिनल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है तो ये जरूर होगा। इसलिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप क्वेश्चन पढ़ते जाइए। अगर 1 एडिशनल यूनिट कहीं दिख गया तो उसका सीधा आंसर होगा मार्जिनल कॉस्ट। तो बच्चों ये था मार्जिनल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट।